अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तलब की लचक। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत हद तक आपको दूसरी चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में जाते जाएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये एज़ इट इज़ इन ब्रॉडर सेंस आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मौजूद रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने, अगर कोई समझ ना आए कुछ कहीं से भी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में। तलब की लचक से क्या मुराद है? कानून तलब में तो हमने पढ़ा था कि तलब और कीमत में माकूस रिश्ता पाया जाता है, यानी कि उल्ट पाया जाता है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। और लेकिन यहाँ मिकदार तलब में इजाफ़ा या कमी ज़रूरी नहीं कि कीमत में तब्दीली के तनासब से हो। हम ये ज़रूर कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से तलब कम हो जाती है, कीमत के कम होने से तलब बढ़ जाती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अगर कीमत में 5% कमी आई है तो तलब में 5% इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात कीमत में तो थोड़ी तब्दीली आती है, कीमत सिर्फ 5% तब्दील होती है, जबकि तलब जो है वो 10% तब्दील हो जाती है। और बाज़ औक़ात कीमत में मामूली तब्दीली रूनुमा होती है। तो ये कमी या बेशी या ख़ास सिफ्त की वजह से पैदा होती है। सिफ्त का नाम आम इस्तिलाह में तलब की लचक है। इसलिए अगर किसी शय की तलब में लचक ना हो तो फिर कीमत में तब्दीली से तलब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस किसी शय की तलब के लिए उस शय कीमत में तब्दीली का असर कबूल करने की सिफ्त को तलब की लचक कहते हैं। और अब इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो उसकी कीमत तब्दील होने पर रूनुमा हो। यानी कि हम तलब की लचक में ये देखते हैं कि कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में कितनी तब्दीली आई है। और अब हम तलब की लचक की पैमाइश देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कीमत में कम तब्दीली आई है, तलब में ज़्यादा आई है या तब्दीली नहीं आई। तो उसके लिए तलब की लचक को जो पैमाइश के लिए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने जो तरीका पेश किया था वो इकाई का था, जिसको मेयारी पैमाना मानते हुए तलब की लचक की पैमाइश की जा सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ़ीसद तरीका। इसमें हम देखते हैं कि जो कीमत में तब्दीली है, तलब में तब्दीली है, उसको फ़ीसद में माप लेते हैं। इस तरीके के मुताबिक किसी शय की कीमत में तब्दीली के असर को तलब में रूनुमा होने वाली तब्दीली के असर से देखते हैं। क्या मिकदार तलब में होने वाली फ़ीसद तब्दीली कीमत में होने वाली तब्दीली की निस्बत ज़्यादा है या कम है। तो तलब की लचक का फार्मूला हमारे पास होता है मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। यानी कीमत में कितने फ़ीसद तब्दीली आई है उससे मिकदार तलब में कितने फ़ीसद तब्दीली आई है। अगर ये कि एक से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है, यानी कि कीमत में तब्दीली से तलब में ज़्यादा तब्दीली आई है। अगर इसकी जो मिकदार है, वैल्यू है, वो एक है तो इसका मतलब हम कहते हैं इकाई के बराबर है। जितने फ़ीसद कीमत में तब्दीली आई है उतने फ़ीसद ही तलब में तब्दीली आई है। अब इसके बाद हमारे पास जो है तलब की लचक इकाई का जो तरीका है उसमें इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से ज़्यादा है। इकाई के बराबर ये है कि जब जितने फ़ीसद तलब में कीमत में तब्दीली है उतने फ़ीसद ही मिकदार तलब में तब्दीली आए तो हम कहते हैं कि तलब की लचक इकाई के बराबर है। जैसे कि इसकी वजाहत हम गोशवारा और डायग्राम से करते हैं कि अगर चीनी की कीमत 20 रुपये है और चीनी की मिकदार 10 किलो है। अब चीनी की कीमत पहले से कम हो गई है, 10 हो गई है, तो मिकदार तलब हमारे पास बढ़ के 20 हो गई है। अब हमें पता चल रहा है कि चीनी की कीमत आधी हो गई है जबकि चीनी की तलब डबल हो गई है। तो मिकदार में तब्दीली 100% आई है, डबल हो गई बढ़ के, तो 100 गुना तब्दीली आई है। जबकि कीमत हम देखें तो पहले से आधी हो गई है, तो कीमत में कमी भी 100 गुना ही आई है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि तलब की लचक इकाई के बराबर है। यहाँ आप इसको पुट करेंगे मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली 100 बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली 100, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो तलब की लचक इकाई के बराबर की हम डायग्राम भी हमारे पास इसी तरह से बनती है। अब दूसरा हमारे पास है तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। अगर कीमत में मामूली तब्दीली हो या कम तब्दीली हो जबकि तलब में ज़्यादा तब्दीली आए तो हम कहते हैं कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है। जैसे कि चीनी की कीमत 20 रुपये है तो मिकदार तलब 10 है, चीनी की कीमत कम हो गई, 10 होगी, मिकदार तलब बढ़ के 30 हो गई। अब हम देखते हैं कि चीनी की कीमत तो कम हुई है, आधी हो गई है, 100% कम हुई है, जबकि मिकदार तलब जो है वो 200% बढ़ गई है। 10 की बजाय 20 किलो नहीं हुई, डबल नहीं हुई
बल्कि ज़्यादा हुई है, 30 किलो हुई है, तो मिकदार में तब्दीली जो है वो 200 है, जबकि कीमत में तब्दीली 100 है। इसको हम डिवाइड करेंगे मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली, तो 200 को जब हम 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, जो कि हमारी जो क्राइटेरिया है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास तलब का जो ख़त है वो भी इसी तरह से बनेगा, जैसे कि यहाँ है ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है, रुझान रखता है, तो ये हमारे पास तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है। और थर्ड हमारे पास पॉइंट है तलब की लचक इकाई से कम। हम देखते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की कीमत में ज़्यादा शरह से तब्दीली है जबकि उसकी तलब में कम तब्दीली है, तो हम कहते हैं तलब की लचक इकाई से कम है। जैसे कि चीनी की कीमत 20 रुपये है तो मिकदार तलब 10 किलो है, और चीनी की कीमत कम हो के 10 होगी, यानी कि चीनी में 100% तब्दीली आई है कीमत में, जबकि तलब जो है वो 10 से 15 होगी, जबकि तलब में 50% तब्दीली आई है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो मिकदार तलब में तब्दीली 50%, तकसीम करेंगे उसको कीमत में फ़ीसद तब्दीली 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 या 1/2। तो जो ये जाहिर करता है कि ये 1 से कम है, तो हम कहेंगे तलब की लचक इकाई से कम है। तो इसकी डायग्राम भी ऐसे ही बनती है, इसको हम स्टीपर ख़त कहते हैं। इसका रुझान वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होता है, और जो कि ये बताता है कि चीनी की कीमत जो है वो ज़्यादा तब्दील हुई है, जबकि अब ये हमारे पास अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखें, चीनी जो है वो 20 रुपये कीमत थी, तो हम इतनी चीनी ले रहे थे 10 किलो, कीमत 10 हुई तो हम चीनी ले रहे हैं 15 किलो। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखें चीनी में ज़्यादा तब्दीली आई है। अगर हम डायग्राम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीनी में ज़्यादा तब्दीली आई है, जबकि कीमत में और मिकदार तलब में कम तब्दीली आई है। तो ये हमारे पास है तलब की लचक इकाई से कम। अगर हम ये ज़्यादा वाला ग्राफ भी देखें तो ज़्यादा वाला ग्राफ भी यही शो करता है कि जब हमारी कीमत में जो चीनी की कीमत है वो कम तब्दील हुई है, जब इतनी सी तब्दीली आई है, जबकि तलब में इतनी सारी तब्दीली। इसका मतलब है कि कीमत कम तब्दील होती है जबकि तलब जो है वो ज़्यादा तब्दील होती है। तो जब ऐसे होता है तो हम कहते हैं तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है। जब हम देखते हैं कि कीमत में ज़्यादा तब्दीली आई है जबकि तलब में कम तब्दीली आई है, तो हम कहते हैं कि तलब की लचक इकाई से कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ तो इन्होंने तलब की लचक इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम का फार्मूला नहीं दिया, लेकिन आपने इसको तैयार करना है। तो वो लिख के तलब की लचक बराबर कीमत मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली, तो ये वैल्यूज़ पुट करके मिकदार तलब में तब्दीली फ़ीसद तब्दीली 200 है और 100 है, यहाँ पे 50 है और 100 है। तो इस तरह से आपने इसको करना है, और करके फिर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो कहेंगे कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है, अगर वो वैल्यू 1 से कम होगी तो कहेंगे तलब की लचक इकाई से कम है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है और बनाना है, और ये फार्मूला में पुट करके फिर आपने मुझे ये जो वैल्यू है और डायग्राम जो है वो सेंड करनी है। बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ख़ुद एक गोशवारा दूँ, उसको आप हल करें, उसकी आप निकालें कि फार्मूला में पुट करें, निकालें और उसकी डायग्राम बनाएं। तो मैं आपको एक गोशवारा देख के सेंड करती हूँ, तो वो आप देखें, उसको बनाएं और फिर वो जो पिक्स हैं वो मुझे सेंड करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। नहीं समझ आती, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।